पायरेट बहू ने ढूंढा पुश्तैनी खजाना। इतना बड़ा परिवार है हमारा, पता नहीं आज इन 2 मछली में कैसे गुजारा होगा। हे भगवान, तू भी गजब परीक्षा लेता है। परेशान सुनील हाथों में मछली लिए घर के अंदर एंट्री करता है। हाथों में मछली देखकर उसकी बीवी, क्या जी, ये 2 मछली में क्या होगा? आज आप राशन नहीं लाए? नहीं भाग्यवान, आज समंदर में मछली नहीं मिली ज्यादा, और यही 2 मछली मिली है, इसलिए बाजार भी नहीं गया, तो पैसे मिलने का सवाल ही नहीं है। अपनी जवानी से ये गरीबी देख रही हूँ मैं। भगवान न जाने कब ये गरीबी दूर होगी। हे प्रभु, अब तो ये गरीबी दूर कर दो। अम्मा, गरीबी भगवान दूर नहीं करते, इंसानों को मेहनत करनी पड़ती है, तब दूर होती है गरीबी। अब सुनील मेहनत तो कर रहा है, बस भगवान प्रसन्न हो जाए। वैसे बहू, आज ये मछली को ही आग पर भून ले, थोड़ा थोड़ा सब खा लेंगे, हो जाएगा। इसके बाद दिव्या मछली लेकर रसोई में चली जाती है और उसे आग पर भूनना शुरू कर देती है। वहीं घर वालों को बहुत तेज से भूख लगी होती है। सभी लोग अपनी अपनी जगह पर बैठकर उस भुनी हुई मछली का इंतजार कर रहे थे। बस थोड़ी देर और सब्र कर लीजिए, मैं मछली अच्छे से भून रही हूँ ताकि सबको स्वाद भी आए और पेट भी भर सके, चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो। बाहू, तू हर रोज इतना संभाल लेती है इस घर को, नहीं तो पता नहीं हम सबका क्या होता। सच कह रही है बहू, तू इस घर की लक्ष्मी है, वरना इतनी गरीबी में भी जो सुकून है ना, वो तेरी वजह से है। दिव्या धीरे धीरे दोनों मछलियों को चूल्हे पर भूनती है, फिर बहुत ध्यान से उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काटती है ताकि हर एक सदस्य को थोड़ा थोड़ा मिल सके। ये लीजिए, सब लोग थोड़ा थोड़ा खा लीजिए, पेट भले ना भरे पर मन जरूर भर जाएगा। अरे तुम ना हर चीज को इतना आसान बना देती हो दिव्या। भाभी, आप भी खा लो ना, आप हमेशा सबसे कम खाती हो। अरे नहीं रागिनी, तुम लोग खाओ, मुझे तो तुम सबको खाते देख ही संतोष मिल जाता है। धीरे धीरे सब लोग वो मछली खाकर अपने अपने बिस्तर पर चले जाते हैं। पेट भले ही पूरा न भरा हो, लेकिन थकान इतनी थी कि सब गहरी नींद में सो जाते हैं। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही दिव्या उठ जाती है और रसोई में जाकर आटा गूंथने लगती है। आज कुछ ज्यादा रोटियां बना देती हूँ, सुनील जी को समंदर में भूख लगती होगी। दिव्या जल्दी जल्दी रोटियां बनाती है और उन्हें एक पुराने अखबार में लपेटकर बांध देती है। दिव्या, मैं निकल रहा हूँ। ये लीजिए, दोपहर में खा लेना, खाली पेट मत रहना। तुम हमेशा मेरा इतना ख्याल रखती हो। आप ही तो इस घर का सहारा हो। सुनील सुबह सुबह ही मछली पकड़ने के लिए निकल जाता है और अक्सर देर रात को ही वापस आता है ताकि कुछ कमाई हो सके। घर की हालत बहुत खराब थी। सुनील दिन रात मेहनत करता था और थोड़ा बहुत राशन लाता था, उसी से पूरे परिवार का गुजारा चलता था। इसी बीच घर के एक कोने में रागिनी अपनी किताबें लेकर बैठी होती है। भाभी, कॉलेज की फीस भरनी है, किताबें भी खरीदनी है, समझ नहीं आ रहा मैं आगे पढ़ाई कैसे करूंगी। तू चिंता मत कर रागिनी, कुछ न कुछ रास्ता जरूर निकलेगा। हर बार यही सोचती हूँ भाभी, लेकिन हालात वैसे के वैसे ही रहते हैं। बेटी, हम भी चाहते हैं तू पढ़ लिख, लेकिन मजबूरी है। रागिनी चुप हो जाती है और किताबों को बंद करके एक कोने में बैठ जाती है। उसी दिन दोपहर में घर के बाहर समंदर के किनारे दादा ससुर गणेश और दादी सास तुलसी बैठे होते हैं। अरे तुलसी, याद है वो दिन जब मैं तुम्हें अपने बचपन के बारे में बताता था? हाँ हाँ बुढ़ऊ, कैसे भूल सकती हूँ, शादी के बाद से यही सब सुनते आ रही हूँ बस। दिव्या पास में बैठी होती है और दादी सास के सिर में तेल लगा रही होती है। दादाजी, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? अरे बहू, एक समय था जब तुम्हारे दादाजी के पास पुश्तैनी जमीन थी, बड़ा सा घर था। सच में दादाजी? हाँ बहू, लेकिन हालात ऐसे बदले कि सब कुछ हाथ से निकल गया। अरे बुढ़ऊ, अब निकल जाओ यूं अमीरी से, जमाना बीत गया है। जब अमीर हुआ करते थे, अब नहीं है। काश आज भी होता। तभी सुगंधा और माधव भी वहां आ जाते हैं। बाबूजी सही कह रहे हैं, किस्मत ने साथ नहीं दिया, लेकिन शायद एक दिन सब ठीक हो जाए। तभी पड़ोस की औरतें वहां आ जाती हैं। अरे वाह, आज तो पूरा परिवार बैठा है, क्या बात है। और क्या, 2 मछली में घर चल रहा है, मजा आ रहा होगा। अरे कुछ और काम भी कर लो, सिर्फ मछली पकड़ने से क्या होगा। हाँ, मेहनत का नाटक करने से कुछ नहीं होता। सही कहा, थोड़ा दिमाग भी लगाओ। दिव्या चुप रहती है, लेकिन उसके चेहरे पर दुख साफ दिख रहा होता है। तभी करण की गर्लफ्रेंड प्रीति वहां आती है। बस करो आप लोग, दूसरों का मजाक उड़ाना बहुत आसान होता है। और तुम बीच में मत बोलो। क्यों ना बोलूं, क्या गलत कहा मैंने? इस घर के लोग दिन रात मेहनत करते हैं। मेहनत, फिर भी गरीबी। हाँ, क्योंकि हर मेहनत का फल तुरंत नहीं मिलता और हर किसी का नसीब एक जैसा नहीं होता। बहुत साइड ले रही होने वाले ससुराल वालों की। आप लोग सिर्फ बातें बनाना जानते हो।
पड़ोसने चुप हो जाती हैं और वहां से चली जाती हैं। धन्यवाद प्रीति, तुमने हमारा साथ दिया। मैं सच के साथ हूँ और आप लोग सच में मेहनती हैं। परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे को देखते हैं और थोड़ी सी उम्मीद उनके दिल में जाग जाती है। शायद एक दिन उनकी जिंदगी बदल जाएगी। एक रात घर के एक कोने में लालटेन जल रही थी। उसकी हल्की पीली रोशनी पूरे कमरे में फैल रही थी। उसी रोशनी में दिव्या बच्चों को पढ़ा रही थी। रोहन बेटा, ये क से क्या होता है बताओ। ध्यान से पढ़ो तभी आगे बढ़ पाओगे। और नीति, तुम भी ठीक से लिखो, टेढ़ा मेढ़ा मत करो। मम्मी नींद आ रही है। बस थोड़ा और पढ़ लो बेटा, फिर सो जाना। तुम दोनों पढ़ लिख लोगे ना तो हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। मम्मी, हम बड़े होकर आपको बड़ा घर दिलाएंगे। हाँ बेटा, बस ऐसे ही मेहनत करते रहो। घर के बाहर समंदर की लहरों की आवाज लगातार आ रही थी। नमकीन हवा के कारण घर की दीवारों पर चिपचिपाहट रहती थी और हर चीज जल्दी खराब हो जाती थी। सुबह होते ही दिव्या घड़ा लेकर पानी भरने के लिए दूर निकल जाती थी, क्योंकि समंदर का पानी पीने लायक नहीं था। कितना दूर जाना पड़ता है हर रोज, लेकिन क्या करें, घर के लिए पानी तो लाना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ रागिनी और आसपास की लड़कियां भी पानी भरने जाती थी। रास्ते में उनकी बातें चलती रहती थी। काश हमारे घर के पास ही मीठा पानी होता। दिन भर की मेहनत के बाद भी दिव्या घर के हर सदस्य का ध्यान रखती। कभी सास ससुर की सेवा, कभी दादा दादी का ख्याल, तो कभी बच्चों की पढ़ाई। एक दिन दोपहर के समय सभी बुजुर्ग घर के बाहर बैठे होते हैं और करण अपनी गर्लफ्रेंड प्रीति के साथ वहां आता है। दादाजी, उस दिन आप जो बात बता रहे थे, क्या वो सच है? क्या आप लोग सच में पहले बहुत अमीर थे? हाँ बेटी, वो सब सच है। बहुत पुरानी बात है। दादाजी पूरा बताइए ना। अरे जब मैं छोटा था तब हमारे घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। मेरे पिताजी गांव के प्रधान थे। हमारे पास जमीन थी, पैसा था, इज्जत थी। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। अचानक समंदर में भयंकर सुनामी आई। लहरें इतनी ऊंचे थे कि पता ही नहीं चला सब कहाँ गया। सब लोग सांसें रोककर सुन रहे थे। हमारा घर, हमारी जमीन, सब कुछ डूब गया। हम लोग बस किसी तरह बड़ी नाव में बैठकर जान बचाकर यहाँ तक पहुँचे, वरना आज हम भी जिंदा नहीं होते। दादाजी, ये सच है? हाँ बेटा, ये बिल्कुल सच है। काश आज भी वो सब होता। भाभी, ये सब हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन हमने तो कभी अमीरी देखी ही नहीं। अब पुराने किस्सों से क्या फायदा, जो है उसी में जीना सीखो। सब धीरे धीरे अपने काम में लग जाते हैं। शाम को सुनील घर लौटता है और दिव्या जल्दी जल्दी खाना बनाने लगती है। आज थोड़ा ही राशन है, उसी में सबका खाना बनाना होगा। थोड़ी देर में वो सबको खाना परोसती है। बहू, ये क्या, फिर से इतना फीका खाना? नमक भी कम है इसमें। माँ जी, मैं क्या करूँ, राशन बहुत कम है। इतने बड़े परिवार में जितना है उसी में बांटना पड़ता है। माँ, बहू सही कह रही है। सब चुपचाप खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन घर बहुत गंदा हो जाता है। हर तरफ चिपचिपाहट और धूल जमा हो जाती है। बाहू, घर साफ क्यों नहीं किया? कितना गंदा हो गया है। माँ जी, कल ही तो साफ किया था, लेकिन समुद्र की हवा और खारेपन की वजह से जल्दी गंदा हो जाता है। अच्छा ठीक है, अब साफ कर दो। दिव्या झाड़ू पोछा लगाना शुरू करती है और फिर एक पुराने बड़े बक्से की तरफ उसका ध्यान जाता है। ये बक्सा कब से पड़ा है? इसमें से भी पुराने कपड़े निकाल देती हूँ। वो बक्सा खोलती है। उसमें एक छोटा बक्सा रखा होता है। ये छोटा बक्सा, इसमें क्या होगा? उसे खोलती है। अंदर पुराना सामान दिखाई देता है। दादाजी, जरा आइए। अरे क्या हुआ बहू? ये देखिए। ये मेरे पिताजी का सामान है। उनके कपड़े, उनकी घड़ी, ये उनकी तस्वीर। तभी उसमें से एक पुराना कागज निकलता है। दादाजी, ये क्या है? तभी प्रीति वहां आ जाती है। ये तो कोई नक्शा लग रहा है। हाँ बेटी, ये नक्शा ही है। किस चीज का नक्शा? हमारे खजाने का। क्या? क्या? कैसा खजाना दादाजी? सब एक दूसरे को देखने लगते हैं। उनके चेहरे पर हैरानी के साथ साथ उम्मीद की हल्की किरण भी दिखाई देने लगती है। घर के अंदर सभी लोग उस पुराने नक्शे को घेर कर खड़े थे। सबकी आंखों में एक साथ हैरानी, डर और उम्मीद दिखाई दे रही थी। बहू, ये नक्शा हमारे उस खजाने का है जो सुनामी में कहीं दब गया था। मैंने कई बार कोशिश की उस जगह तक जाने की। कई बार समंदर में निकला, लेकिन हर बार खाली हाथ ही लौटा। अब तो मुझे नहीं लगता कि वहां जाने का कोई फायदा है।
दादाजी, अगर आपने इतनी बार कोशिश की और हार नहीं मानी तो हम क्यों हार माने? एक बार हम सब साथ चलकर कोशिश करें, क्या पता इस बार किस्मत साथ दे दे। अगर खजाना मिल गया तो हमारा पूरा जीवन बदल सकता है। बात तो बहू सही कह रही है, लेकिन वो रास्ता आसान नहीं है। समुद्र बहुत खतरनाक है। बाबूजी, जिंदगी भर हम डरते रहे तो कुछ नहीं बदलने वाला। अगर एक बार कोशिश कर ली तो क्या पता। मैं भी भैया के साथ हूँ, चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े हम कोशिश जरूर करेंगे। बच्चों, तुम क्या बुढ़ऊ की बात सुन रहे हो? ये अपनी जवानी से ये किस्से सुनाते आ रहे हैं और धन दौलत के नाम पर हमें मिली तो बस गरीबी। कई बार ये अपनी जान जोखिम में डालकर गए हैं खजाना ढूंढने। अब नहीं दादी, एक लास्ट बार। नहीं, मैंने पूरी जिंदगी भर खजाने के सपनों के बीच सिर्फ गरीबी जी है। मेरा मन नहीं मानता। दादी, क्या आप चाहती हो कि जो जिंदगी हमने जी है आपके पोते और पड़पोते भी वही जिंदगी जिए? दादी मान जाओ ना प्लीज। दादी अम्मा मान जाओ, बस आखिरी बार। ठीक है, लेकिन बस आखिरी बार, इसके बाद नहीं। ये सुनकर सब खुश हो जाते हैं। तुम सब जाओगे कैसे? हमारे पास तो कोई मजबूत नाव भी नहीं है। एक नाव है, हमारी पुरानी बड़ी नाव जो सालों से किनारे पर पड़ी है, लेकिन अब वो टूट चुकी है। उसे ठीक करने में बहुत मेहनत लगेगी। तो फिर उसे ठीक करेंगे दादाजी हम सब मिलकर। अगले ही दिन सुबह से ही पूरा परिवार उस पुरानी बड़ी नाव के पास जुट जाता है। नाव जर्जर हालत में थी, लकड़ियां सड़ चुकी थी, रस्सियां टूट चुकी थी। काम बहुत बड़ा है, लेकिन अगर सब मिलकर लग जाएं तो हो जाएगा। चलो फिर देर किस बात की है, शुरू करते हैं। आज से ये नाव फिर से जिंदा होगी। सुनील, माधव और करण लकड़ियां जोड़ने लगते हैं, टूटे हिस्सों को ठीक करते हैं, रस्सियों को कसते हैं। दूसरी तरफ दिव्या भी खाली नहीं बैठती। जब तक ये लोग नाव ठीक कर रहे हैं तब तक मैं कुछ मछलियां पकड़ लाती हूँ ताकि सबके लिए खाना बन सके। दिव्या खुद समंदर के किनारे जाकर जाल डालती है और थोड़ी बहुत मछलियां पकड़ लाती है। आज तो मछली थोड़ी ज्यादा मिल गई, सबके लिए अच्छा खाना बन जाएगा। शाम होते होते नाव की मरम्मत लगभग पूरी हो जाती है। आखिरकार हमारी नाव तैयार है। बस अब हिम्मत चाहिए। रात को सभी लोग बैठकर अगले दिन की योजना बनाते हैं। हम सब साथ जाएंगे और जो भी होगा साथ मिलकर सामना करेंगे। मैं भी चलूंगी, अपने बच्चों को अकेले नहीं जाने दूंगी। अगर सबने यही ठाना है तो मैं भी चल दूंगी। अब मरना हो या जीना सब साथ में देखेंगे। मैं भी जाऊंगा, मैं भी। अगले दिन सुबह पूरा परिवार उस नाव में सवार होने के लिए तैयार हो जाता है। पड़ोस की औरतें उन्हें देखकर हैरान रह जाती हैं। अरे ये लोग कहाँ जा रहे हैं तेरे सामान के साथ? कहीं भाग तो नहीं रहे? या फिर कोई खजाना ढूंढने जा रहे हैं? हाँ हाँ, जैसे इनकी किस्मत में खजाना लिखा हो। देखना वापस खाली हाथ ही आएंगे। तभी प्रीति वहां आती है और परिवार के साथ नाव में चढ़ जाती है। मैं भी आपके साथ चल रही हूँ। आखिर ये सफर अकेले कैसे कर सकते हैं आप लोग? अच्छा किया तुम आ गई। नाव धीरे धीरे समंदर में आगे बढ़ने लगती है। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन जैसे जैसे नाव आगे बढ़ती गई समंदर का रूप बदलने लगा। मौसम कुछ ठीक नहीं लग रहा है। सब संभल कर बैठो। अचानक तेज हवा चलने लगती है और ज्वार भाटा उठने लगता है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मेरा डर सच तो नहीं हो रहा। मम्मी, डरना मत, मैं हूं ना। लहरें ऊंची उठने लगती हैं और नाव जोर जोर से डगमगाने लगती है। भैया, नाव संभालो। सब लोग पकड़ कर बैठो, कोई खड़ा मत होना। हिम्मत मत हारो, अभी हमें बहुत आगे जाना है। एक बड़ी लहर नाव से टकराती है और सबका संतुलन बिगड़ जाता है, लेकिन सभी किसी तरह खुद को संभाल लेते हैं। हम डरेंगे नहीं, हम यहाँ तक आए हैं तो आगे भी जाएंगे। हाँ, ये हमारी परीक्षा है और हम इसे पार करके ही रहेंगे। धीरे धीरे सब लोग खुद को संभाल लेते हैं और नाव फिर से संतुलन में आने लगती है। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, आगे का सफर और भी कठिन होने वाला था। समुद्र के बीचों बीच कई घंटों की जद्दोजहद के बाद अब मौसम धीरे धीरे शांत होने लगा था। हवा हल्की हो गई थी और लहरें भी अब पहले जैसी उग्र नहीं थी। नाव अब आराम से पानी पर तैर रही थी। लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। अब रास्ता थोड़ा आसान लग रहा है। हाँ, अभी मौसम साफ है, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। समुद्र कब अपना रंग बदल दे कोई भरोसा नहीं है। कम से कम बच्चों को अब डर नहीं लग रहा। देखो कितने शांत बैठे हैं। मम्मी, अब तो मजा आ रहा है। हाँ, अब डर नहीं लग रहा। हे प्रभु, ऐसे ही हमारी रक्षा करते रहना। कुछ देर तक सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन अचानक समुद्र के माहौल में एक अजीब सा बदलाव आने लगा। भैया, ये आवाज कैसी है? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। दूर से कुछ काले झंडे दिखाई देने लगे और धीरे धीरे कुछ नावें उनकी ओर बढ़ने लगी। ये समुद्री डाकू लग रहे हैं। हे भगवान, अब क्या होगा?
कुछ ही पलों में समुद्री डाकुओं की नाव उनके पास आ पहुंचती है और कुछ खतरनाक चेहरे वाले लोग उनकी नाव पर चढ़ जाते हैं। अरे वाह, पूरा परिवार घूमने निकला है, चलो जो भी है सब निकालो। हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम गरीब लोग हैं। अरे झूठ बोल रहे हो, हर कोई यही कहता है। सच में हमारे पास कुछ नहीं है। अगर कुछ नहीं है तो तुम्हें जिंदा छोड़ने का भी कोई फायदा नहीं है। हमें मत मारो। जैसे डाकू हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं तभी करण और प्रीति एक दूसरे की तरफ देखते हैं और तुरंत हरकत में आ जाते हैं। अब बहुत हो गया, हम डरने वालों में से नहीं हैं। करण एक डाकू को पकड़कर जोर से धक्का देता है और उसे समुद्र में गिरा देता है। प्रीति भी तेजी से दूसरे डाकू पर हमला करती है और उसे भी धक्का देकर पानी में गिरा देती है। ये क्या? बाकी डाकू डर जाते हैं और पीछे हटने लगते हैं। जो भी आगे बढ़ा उसका यही हाल होगा। भाग जाओ यहाँ से, हम दोनों कराटे एक्सपर्ट हैं, वो भी ब्लैक बेल्ट। डाकू घबराकर अपनी नाव में वापस चढ़ते हैं और वहां से भाग जाते हैं। पूरा परिवार कुछ पल के लिए स्तब्ध रह जाता है। बेटा, आज तुम दोनों ने हमारी जान बचा ली। अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। तुम दोनों सच में बहुत बहादुर हो। भगवान तुम्हें खुश रखे। लेकिन इस घटना के बाद सबके मन में डर बैठ जाता है। मम्मी वो लोग फिर तो नहीं आएंगे ना? नहीं बेटा, अब हम सुरक्षित हैं। कुछ देर बाद सब खुद को संभालते हैं और फिर से यात्रा शुरू करते हैं। रास्ते में कई बार अजीब आवाजें आती हैं, चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है जिससे सबको शक होने लगता है कि कहीं फिर कोई खतरा तो नहीं। हर तरफ नजर रखो, कोई भी चीज नजरअंदाज मत करना। हाँ, हमें हर पल तैयार रहना होगा। धीरे धीरे सभी अपने डर को काबू में करते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। वहीं बीच रास्ते में उनकी नाव को शार्क घेर लेते हैं। इसके बाद बड़ी बहू दिव्या कांटे डालकर शार्क को वहां से भगाती है। कई कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करने के बाद आखिरकार वो समुद्र पार कर लेते हैं। सामने एक घना जंगल दिखाई देता है। क्या यही वो जगह है? अरे हाँ, यही है। सभी नाव से उतरकर जंगल की तरफ बढ़ते हैं। जंगल बहुत घना और डरावना था। चारों तरफ अजीब आवाजें आ रही थी। मम्मी मुझे डर लग रहा है। मैं हूं ना, डर मत। तभी अचानक सामने एक बड़ा जंगली भालू आ जाता है। अरे भालू, अब क्या होगा? भालू जोर जोर से गरजने लगता है और उनकी तरफ बढ़ने लगता है। अरे सब पीछे हट जाओ। दादाजी सावधान। मैंने बचपन में ऐसे कई भालुओं का सामना किया है। दादाजी एक लकड़ी उठाते हैं और जोर से आवाज करते हुए भालू को डराने लगते हैं। हट जा यहाँ से। भालू कुछ पल के लिए रुकता है और फिर धीरे धीरे पीछे हटने लगता है। आखिरकार भालू वहां से भाग जाता है। बच गए। बच गए। दादाजी आपने तो कमाल कर दिया। अरे अभी तो असली सफर बाकी है। सभी एक दूसरे को देखते हैं। डर अभी भी है लेकिन अब उनके अंदर हिम्मत और उम्मीद भी है। आगे क्या होगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन अब वो पीछे मुड़ने वाले नहीं थे। घने जंगल के अंदर सभी लोग धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़, झाड़ियां और अजीब अजीब आवाजें माहौल को और डरावना बना रही थी। लेकिन सभी के हाथ में नक्शा था और सभी के सहारे वो एक एक कदम आगे बढ़ रहे थे। अरे बहू, इस नक्शे के हिसाब से हमें इसी दिशा में जाना होगा। यहाँ एक पुराना मंदिर होना चाहिए। तो चलिए दादाजी, शायद वहीं हमें कुछ सुराग मिल जाए। सब लोग साथ साथ चलो, कोई भी अलग मत होना, जंगल का भरोसा नहीं होता। मैं आगे आगे चलता हूँ, अगर कोई खतरा हुआ तो पहले मुझे पता चलेगा। और मैं तुम्हारे साथ हूँ। धीरे धीरे सभी लोग नक्शे के अनुसार चलते हुए एक जगह पहुंचते हैं जहाँ एक बहुत पुराना मंदिर खंडहर की हालत में खड़ा होता है। ये मंदिर है? हाँ, लेकिन अब तो ये पूरी तरह उजड़ चुका है। शायद यही वो जगह है जहाँ से हमें कुछ सुराग मिलेगा। चलो अंदर चलकर देखते हैं। सभी लोग धीरे धीरे मंदिर के अंदर जाते हैं। चारों तरफ टूटी हुई दीवारें, बिखरे हुए पत्थर और धूल ही धूल थी। यहाँ तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। शायद खजाना जमीन के अंदर दबा हो। हाँ, चलो खुदाई करके देखते हैं। सभी लोग मंदिर के आसपास खुदाई करने लगते हैं। कोई लकड़ी से, कोई हाथों से मिट्टी हटाता है। कितना खोदेंगे बहू? माँ जी थोड़ा और कोशिश करते हैं, शायद थोड़ा अंदर हो। घंटों मेहनत करने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिलता। अरे लगता है यहाँ कुछ भी नहीं है। अरे शायद हम गलत जगह आ गए। सभी लोग थके हुए और मायूस होकर वहां से आगे बढ़ते हैं। कुछ दूरी पर उन्हें एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ दिखाई देता है। भैया ये देखो, इस पेड़ में दरवाजा है। सच में? ये तो बहुत अजीब है। हो सकता है खजाना इसी के अंदर हो। अरे हाँ, नक्शे में भी कुछ ऐसा ही निशान बना है। सब लोग संभल कर, अंदर अंधेरा हो सकता है। करण और सुनील उस बड़े दरवाजे को खोलते हैं और सभी अंदर जाने लगते हैं। अंदर पूरी तरह अंधेरा था। मैं मशाल जलाती हूँ। मशाल की रोशनी अब धीरे धीरे अंदर देखते हैं। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। जल्दी बाहर चलते हैं। हर कोना देख लो, कहीं कुछ छुपा हो सकता है।
सब लोग पेड़ के अंदर हर जगह देखते हैं, दीवारों को थपथपाते हैं, जमीन को जांचते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं मिलता। यहाँ भी कुछ नहीं है। आखिर खजाना है कहाँ? सभी का मन अब धीरे धीरे टूटने लगता है। फिर भी वो हार नहीं मानते और आगे बढ़ते रहते हैं। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक गुफा दिखाई देती है। शायद यही आखिरी जगह हो। हाँ चलो चलते हैं। सभी लोग गुफा के अंदर जाते हैं। गुफा के अंदर अंधेरा था। ध्यान से चलो, यहाँ कुछ भी हो सकता है। हर जगह देखो, कोई निशान जरूर होगा। सब लोग गुफा के अंदर हर चीज में खोजबीन करते हैं। अब मुझसे नहीं चला जाता, मेरा डर सच हो रहा है। एक बार फिर निराशा। नहीं दादी, ऐसा मत कहो, हम आगे देखते हैं। वे गुफा के हर हिस्से को देखते हैं, पत्थरों को हटाते हैं, जमीन को खोदते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। अरे अब बस बहुत हो गया। हम इतने दूर आए, इतनी मेहनत की, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। ये नक्शा ही गलत है। अरे शायद मेरी यादें ही गलत थी। सभी लोग गुफा के बाहर आकर चुपचाप बैठ जाते हैं। इतना सब करने के बाद भी कुछ नहीं मिला। अब क्या होगा भाभी? अब हमें वापस जाना होगा। भगवान ने फिर से हमें खाली हाथ लौटा दिया। शायद हमारी किस्मत में यही लिखा है। हाँ, हमें सच्चाई स्वीकार करनी होगी। चलो घर चलते हैं। सभी लोग थके हुए, टूटे हुए दिल के साथ वापस जाने के लिए खड़े होते हैं। उनके चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी। खजाने की उम्मीद अब खत्म हो चुकी थी और वो सभी एक बार फिर खाली हाथ लौटने के लिए मजबूर थे। गुफा के बाहर बैठा पूरा परिवार थक चुका था। सबके चेहरे पर हार और निराशा साफ दिखाई दे रही थी। तभी प्रीति चुपचाप उठती है और आगे की तरफ बढ़ने लगती है। प्रीति, कहाँ जा रही हो तुम? भाभी, मुझे लगता है अभी सब खत्म नहीं हुआ। मैं आगे जाकर देखती हूँ, शायद पानी भी मिल जाए और कोई सुराग भी। अरे अकेले मत जाओ, मैं संभाल लूंगी, तुम सब यहीं रुको। प्रीति आगे बढ़ जाती है और बाकी लोग वहीं बैठे रहते हैं। कुछ समय बीत जाता है और प्रीति दिखाई नहीं देती। अरे ये लड़की अभी तक वापस नहीं आई। अरे चलो सब ढूंढो उसे ढूंढना पड़ेगा। सभी लोग धीरे धीरे उठते हैं और प्रीति को ढूंढने लगते हैं। तभी दूर से आवाज आती है, अरे यहाँ आओ सब, एक जगह अभी बाकी है, जल्दी आओ। ये रही, जल्दी चलो जल्दी। सभी लोग प्रीति के पास जाते हैं। देखो, ये बड़ी सी गुफा, शायद हमने इसे पहले नोटिस नहीं किया। हो सकता है खजाना यहीं हो। लेकिन संभल कर, अब तक हर जगह हमें निराशा ही मिली है। सभी लोग उस बड़ी गुफा के अंदर जाने लगते हैं। अंदर बहुत अंधेरा था और रास्ता भी खराब था। सब लोग पास पास रहो। सभी लोग हर कोने में ढूंढना शुरू करते हैं। क्या हुआ करण? अरे पैर में चोट लग गई, पत्थर से टकरा गया। मम्मी, मेरे पैर में भी दर्द हो रहा है, मुझे भी। अरे मेरे हाथ में भी खरोच आ गई। अब मुझसे नहीं चला जाता, ऐसा लगता है प्राण निकल जाएंगे। गलत किया आके। सभी लोग थककर उसी गुफा में बैठ जाते हैं। दिव्या एक बड़े पत्थर पर जाकर बैठती है और गहरी सांस लेने लगती है। अब सच में लगता है कि खजाना हमारी किस्मत में नहीं है। तभी अचानक उसके नीचे का पत्थर थोड़ा सा खिसकता है। ये क्या? पत्थर धीरे धीरे नीचे जाने लगता है और जमीन के अंदर से एक दरवाजा खुलने लगता है। अरे सब पीछे हट जाओ। जमीन के अंदर एक रास्ता दिखाई देने लगता है जो नीचे की तरफ जा रहा था। अरे असली रास्ता अब मिला है। अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं। सभी लोग धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगते हैं। नीचे एक बड़ा सा पत्थर का दरवाजा होता है। इसे खोलना होगा। हाँ, सब मिलकर धक्का लगाओ। सभी मिलकर दरवाजा खोलते हैं और अंदर जाते हैं। अंदर एक पुराना पत्थर का घर होता है। हर चीज पत्थर की बनी हुई थी। पत्थर का चूल्हा, पत्थर का बेड, पत्थर की अलमारी, बैठने का सोफा, हर चीज पत्थर से बनी थी। ये तो पूरा घर है। शायद यही वो जगह है। हर जगह देखो, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। सभी लोग हर कोने को टटोलते हैं, दीवारों को थपथपाते हैं, जमीन खोदते हैं। इस दौरान कई लोगों को हल्की फुल्की चोट भी लग जाती है। अरे इतना सब देखने के बाद भी कुछ नहीं मिला। लगता है खजाना है ही नहीं। हम बेवजह यहाँ तक आए। तभी रागिनी की नजर एक पत्थर की अलमारी पर जाती है। रुको, ये देखो, यहाँ एक अलमारी है। शायद यही। चलो इसे खोलते हैं। अलमारी पत्थर की थी और बहुत भारी थी। उसे खोलने में सबकी हालत खराब हो जाती है। थोड़ा और जोर लगाओ। तभी अचानक पत्थर की अलमारी खुल जाती है। बच गई, वरना मुझे चोट लग जाती। संभल कर। अलमारी के अंदर एक मटका रखा होता है। यही खजाना होगा, लेकिन ये तो ऊपर से मिट्टी से भरा हुआ है। हमें लगा खजाना मिलेगा और यहाँ मिट्टी मिली और मेरी तो जान ही चली जाती।
गुस्से में रागिनी मटका उठाकर जोर से जमीन पर पटक देती है। मटका टूटते ही उसमें से सोना, चांदी, गहने और सिक्के बाहर गिरने लगते हैं। खजाना! खजाना! सच में ये खजाना है। हमारी मेहनत रंग लाई। अरे आखिरकार। भगवान धन्यवाद। हम सफल हो गए। मैंने कहा था ना, कोशिश कभी बेकार नहीं जाती। सभी लोग खुशी खुशी उस खजाने को एक कपड़े में इकट्ठा करते हैं और बांध लेते हैं। अब उनके चेहरों पर थकान नहीं बल्कि जीत और उम्मीद की चमक थी। आखिरकार उन्हें उनका पुश्तैनी खजाना मिल चुका था। खजाना मिलते ही पूरे परिवार की आंखों में चमक आ गई थी। वर्षों की गरीबी, संघर्ष और दर्द जैसे एक पल में हल्का लगने लगा था। लेकिन साथ ही सबको यह भी समझ आ गया था कि इस खजाने को संभाल कर और समझदारी से इस्तेमाल करना होगा। देखिए दादाजी, आपकी मेहनत और विश्वास आज रंग लाई। अगर आपने ये नक्शा संभाल कर नहीं रखा होता तो शायद हमें ये दिन कभी देखने को नहीं मिलता। अरे बहू, ये सब तुम्हारी हिम्मत का नतीजा है। अगर तुम हमें फिर से कोशिश करने के लिए तैयार नहीं करती तो हम कभी भी यहाँ तक नहीं पहुँचते। अब हमें बहुत सोच समझ कर कदम उठाना होगा। ये खजाने सिर्फ हमारा नहीं, पूरे परिवार का भविष्य है। हाँ बेटा, और सबसे जरूरी बात यह है कि किसी को भी इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। बिल्कुल, अगर लोगों को पता चल गया तो परेशानी भी आ सकती है। हमें इसे धीरे धीरे इस्तेमाल करना होगा। तो तय रहा, अभी के लिए ये राज सिर्फ हमारे बीच रहेगा। सभी लोग खजाने को अच्छे से कपड़े में बांधते हैं और सावधानी से वापस उसी रास्ते से निकलते हैं। कई मुश्किलों के बाद वो फिर से अपनी नाव तक पहुंचते हैं और घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। घर पहुंचते ही सबके चेहरे पर थकान के साथ साथ एक अजीब सी संतुष्टि भी होती है। लेकिन बाहर से देखने पर सब कुछ पहले जैसा ही दिखता है। पड़ोस की औरतें उन्हें देखते ही फिर से ताने मारना शुरू कर देती हैं। अरे आ गए सब, क्या मिला खजाना? या फिर खाली हाथ ही लौट आए? हमने तो पहले ही कहा था खजाना वजाना कुछ नहीं होता। अब समझ आ गया होगा कि मेहनत ही करनी पड़ती है। इतनी बड़ी बड़ी उम्मीदें लेकर गए थे, क्या हुआ? इस बार परिवार के लोग चुपचाप मुस्कुराते हुए सब सुन लेते हैं। आप लोग सही कह रही थी। हमें भी अब समझ आ गया कि खजाना वजाना कुछ नहीं होता। अब हम और ज्यादा मेहनत करेंगे। हम आलसी हो गए थे, ये उसी का नतीजा है। हाँ, अब हम अपनी मेहनत से ही सब कुछ हासिल करेंगे। अच्छा है, देर आए दुरुस्त आए। पड़ोसी वहां से चली जाती हैं और परिवार के लोग अंदर आकर दरवाजा बंद कर लेते हैं। अंदर आते ही सबके चेहरे पर मुस्कान लौट आती है। अरे क्या एक्टिंग की भाभी आपने। सच में अगर मुझे नहीं पता होता तो मैं भी मान लेती। यही सही है, जितना कम लोग जानेंगे उतना अच्छा रहेगा। अब हमें धीरे धीरे इस खजाने का इस्तेमाल करना होगा। कुछ दिनों बाद परिवार थोड़ा थोड़ा सोना चांदी बेचकर राशन लाना शुरू करते हैं। पहले जहां घर में मुश्किल से खाना बनता था, अब वहां थोड़ा अच्छा खाना बनने लगता है। बहू, आज तो खाना बहुत अच्छा बना है। हाँ, अब खाने में स्वाद भी है और तृप्ति भी। अब धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा माँ जी। कुछ समय बाद वो अपने पुराने टूटे घर की जगह नया घर बनवाने का काम शुरू करते हैं। दिव्या, देखो हमारा नया घर बन रहा है। हाँ, ये सपना था जो आज पूरा हो रहा है। पड़ोसी ये सब देखकर हैरान रह जाते हैं। और ये लोग नया घर कैसे बना रहे हैं? कोई कुछ गड़बड़ तो नहीं? चलो पूछते हैं। पड़ोसी घर के पास आते हैं। अरे दिव्या, ये सब कैसे हो रहा है? अचानक इतना पैसा कहाँ से आ गया? अरे कुछ खास नहीं, रागिनी की पढ़ाई रंग लाई। हाँ, मुझे एक अच्छी नौकरी मिल गई है। सरकारी कॉलेज से पढ़ाई की थी ना, अब घर बैठे लैपटॉप पर काम करती हूँ। अच्छा। और अब मुझे भी समंदर में अच्छी मछलियां मिलने लगी हैं। काम भी अच्छा चल रहा है। ओह, इसीलिए सब बदल गया। लगता है किस्मत बदल गई इनकी। पड़ोसी धीरे धीरे वहां से चले जाते हैं, लेकिन उनके मन में सवाल अभी भी रहते हैं। दूसरी तरफ परिवार के अंदर खुशियां लौट आती हैं। मम्मी, अब मैं अच्छे स्कूल जाऊंगा ना? हाँ बेटा, अब तुम अच्छे स्कूल में पढ़ोगे। और मुझे भी? हाँ, तुम दोनों पढ़ोगे और खूब आगे बढ़ोगे। बच्चों का दाखिला अच्छे स्कूल में करवा दिया जाता है। अब घर में हर दिन अच्छा खाना बनता है, हंसी खुशी का माहौल रहता है। लगता है अब हमारे घर में खुशियाँ वापस आ गई हैं। आखिरकार भगवान ने हमारी सुन ली। अरे ये सब हमारे परिवार की एकता और मेहनत का फल है। और सबसे बड़ी बात, हमने हार नहीं मानी। अब वो परिवार जो कभी गरीबी से जूझ रहा था, आज खुशी, सम्मान और सुकून के साथ जी रहा था और उनकी जिंदगी में आखिरकार उजाला लौट आया था।